हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीनेट्यूब हिंदी में। एपिसोड 4 के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टी जाता है रूथ के पास और उससे हेल्प मांगता है। कहता है कि तुम मुझे अपने ड्रग्स सप्लाई करो, मेरे पास ड्रग्स नहीं है, क्योंकि ओमार का जो भांजा होता है, जो उसका नेफी होता है हावी, वो उसे ड्रग्स देने से मना कर देता है। फिर रूथ उसकी बात मान जाती है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रूथ आती है मार्टी के कैसीनो में अपने ड्रग का सैंपल लेकर, जहां मार्टी और फार्मा कंपनी की ओनर भी होती है। फिर रूथ अपना सैंपल निकाल कर एक सिक्योरिटी को देती है। वो बाथरूम में जाकर चेक करता है तो उसे पॉजिटिव नज़र आता है। फिर बाद में बाहर आकर वो कह देता है कि सैंपल अच्छा है, हम इससे इसका ड्रग्स ले सकते हैं। तो बाकी फिर वहाँ पर मार्टी बहुत खुश होता है, कहता है कि ठीक है, आज से बाद रूथ हमें अपने ड्रग्स सप्लाई करेगी और हमारे प्रोडक्ट रुकेंगे नहीं, बनते रहेंगे। लेकिन सारे ड्रग्स की असली मालकिन तो डार्लिन होती है, और डार्लिन तो फ्रैंक जूनियर से हाथ मिला लेती है और अपने ड्रग्स उसे सप्लाई कर देती है। उसके बाद रूथ जब जाती है ड्रग्स लेने के लिए तो वहाँ पर ड्रग्स नहीं होता। पता चलता है कि फ्रैंक जूनियर ड्रग्स लेकर चला गया है, जिससे मार्टी और बाकी के लोग काफ़ी खफा हो जाते हैं। तो रूथ कहती है कि घबराने की बात नहीं है, मैं फ्रैंक जूनियर को जानती हूँ, मैं उससे तुम्हें ड्रग्स ला कर दे दूंगी। तो मार्टी कहता है कि ठीक है, हम जाएंगे और तुम्हें वापस तुम्हारा ड्रग्स वापस ला कर दे देंगे, तुम फिक्र की बात मत करो, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। इसके बाद मार्टी और रूथ दोनों वहां से चले जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए। तो मार्टी और बाकी लोगों को आधा ड्रग्स तो मिल जाता है, क्योंकि फ्रैंक जूनियर वो ड्रग्स 2 लोगों में बांट देता है, आधा किसी और को देता है, आधा किसी और को। तो आधा उन्हें मिल जाता है, लेकिन आधा जिसके पास होता है वो जब वहाँ पर ड्रग्स देने के लिए आता है तो वो मार्टी को देखता है। उसे लगता है मार्टी कोई पुलिस वाला है और ये कोई इन्हें फंसाने की साजिश कर रहा है, इसलिए मार्टी को देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें ड्रग्स नहीं देते। फिर रूथ, मार्टी और वो सिक्योरिटी वाला बंदा, वो तीनों जाते हैं उन लोगों के घर के पास ड्रग्स लेने के लिए। तो रूथ कहती है कि मैं पैसों का बैग लेकर जाऊंगी उनके घर में और वहां से ड्रग्स लेकर आ जाऊंगी, तुम लोग ये कार में मेरा इंतजार करो। फिर रूथ जाती है उस घर के अंदर। तो उस घर में जो बॉस होता है वो थोड़ा खलूस, थोड़ा गुस्से वाला टाइप का बंदा होता है, जो रूथ की बात नहीं मानता। फिर बाद में उन दोनों में थोड़ी बहस होती है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है मुंह से, लेकिन बाद में रूथ कैसे भी करके वहां से वो ड्रग्स लेकर आ जाती है, उन्हें पैसों का बैग देकर। वहीं दूसरी तरफ वेंडी अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए एक सेनेटर से हाथ मिलाती है। और सेनेटर कहता है कि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। वो कहता है कि FBI के पास मेरे घर वालों की एक फाइल है, तुम मुझे वो फाइल ला कर दे दो तो मैं तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगा, और जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। फिर वेंडी जाती है अपने दोस्त FBI एजेंट मिलर के पास। मिलर से वो फाइल मांगती है तो मिलर उसे वो फाइल दे देती है, जिसके बाद वेंडी मिलर से काफ़ी खुश हो जाती है और वो सेनेटर वाला बंदा भी उसको भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसकी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, जिससे वेंडी की पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और वेंडी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इसके बाद जब डार्लिन को पता चलता है कि रूथ उसके पीठ पीछे उसके खिलाफ उसके दुश्मनों से मिल चुकी है और उनका ड्रग्स वो उन्हें सप्लाई कर रही है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो जाती है मार्टी के घर, लेकिन वहाँ उसे वेंडी मिल जाती है। फिर उसके बाद वेंडी और डार्लिन के बीच में थोड़ी कहासुनी होती है, दोनों के बीच में थोड़ी ज़बानी लड़ाई होती है, जिससे डार्लिन को काफ़ी चोट आ जाती है और उसे हार्ट अटैक आने वाला होता है और वो ज़मीन पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कार्टेल का एक ट्रक रोड से जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में अचानक को ट्रक रोक देता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर भाग जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे FBI एजेंट, FBI ऑफिसर पड़े रहते हैं। और उन FBI में से हमारी एजेंट मिलर यानी माया मिलर भी होती है। तो वो लोग असल में एक कार्टेल का ट्रक होता है जिसे टिप मिलती है कि उसमें कुछ सामान है, कुछ इलीगल सामान है। तो जब वो लोग उस ट्रक के पास जाते हैं उसे खोलने के लिए, तो ट्रक में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से 4 FBI एजेंट घायल हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद FBI काफ़ी खफा हो जाती है और वो मार्टी से कहती है कि तुम्हारे क्लाइंट ने यानी ओमार नवेरो ने हमें गलत टिप दी थी और हमारे ऑफिसरों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मार्टी कहता है कि इसमें मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, ये किसी और ने किया है। तो FBI कहती है कि तुम प्रूफ दो कि ये तुम्हारे क्लाइंट नवारो ने किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओमार नवारो अपने भांजे यानी अपने नेफ्यू हावी को कहता है कि आज के बाद से पूरे कार्टेल के मालिक तुम हो, मैं ये धंधा छोड़ रहा हूँ। आज के बाद से पूरा डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होगा, पूरा पैसों पे मालिक तुम होगे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब तुम डिसाइड करोगे। अब मैं इन सबसे बहुत दूर जा रहा हूँ और मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए। हावी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
जब ये बात माटी को पता चलती है तो माटी फ़ोन करके ओमार नवारो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हावी को पूरा चार्ज उसके हाथ में क्यों दे दिया। तो नवारो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उसे तो मैंने बलि का बकरा बनाया है और तुम्हें सबूत चाहिए था ना मेरी बेगुनाही का, तो वो वहाँ पर आया है, तुम उससे निकलवा देना कि ट्रक में किसने बम रखा था। उसके बाद बड़ी चालाकी से माटी हावी से उगलवा देता है कि ट्रक में उसने बम रखा था, और वो ये सब पूरी बात रिकॉर्ड करता है और FBI को पूरी रिकॉर्डिंग दे देता है, जिससे FBI के पास एक सबूत मिल जाता है कि FBI पर जो अटैक करवाया था बम से वो किसी और ने नहीं, वो हावी ने करवाया था। वहाँ दूसरी तरफ फ्रैंक सीनियर, जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा फ्रैंक जूनियर डार्लिन के साथ मिलकर उसके पीठ पीछे ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था डार्लिन के साथ कोई भी कारोबार नहीं करने का। उसके बाद फ्रैंक सीनियर जाता है डार्लिन के घर, उसे धमकाता है, उसे डराता है, जिससे डार्लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने रूम में जाती है, एक शॉटगन निकालती है और फ्रैंक सीनियर को वो शूट कर देती है अपने घर में और उसे मार देती है। डार्लिन और रूथ से अपने बेटे का पीछा छुड़ाने के लिए वेंडी जाती है अपने बेटे के रूम में और वहाँ उसके कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है, जिससे वो काफ़ी फंस सकता है। लेकिन बाद में मार्टी अपने बेटे की मदद कर देता है और उसे इस मुसीबत से आज़ाद कर देता है। फिर उसके बाद जब उसके बेटे यानी जब जोना को पता चलता है कि उसके कंप्यूटर में छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं उसकी खुद की मॉम होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपना घर छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद FBI का मार्टी को कॉल आता है और कहते हैं कि बस 12 घंटा के अंदर हमारी मीटिंग कराओ ओमार नवारो के साथ, हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ डील करने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों एपिसोड 6 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं FBI, ओमार नवारो, मार्टी और वेंडी एक जगह मिलते हैं और वहाँ पर उनकी मीटिंग होती है, यानी कह सके FBI और नवारो के बीच में डील होती है। तो FBI अपनी शर्त रखती है, कहती है कि नवारो 5 साल तक और कार्टेल के लिए काम करे, लेकिन वो असल में वो कार्टेल के लिए नहीं FBI के लिए काम करेगा और सारी छोटी बड़ी डील सारे डीलर्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करते रहेगा। FBI की ये शर्त से नवारो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैंने ये डील नहीं मांगी थी, लेकिन FBI कहते हैं कि तुम्हारे मानने या चाहने से कुछ नहीं होता, मालिक हम हैं। तो नवारो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तो FBI कहती है कि तुम यहाँ किसी भी हालत में तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगा, तुमने हमारी बात नहीं माना तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो नवारो के पास और कोई रास्ता नहीं होता। फिर बाद में वेंडी और मार्टी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, फिर नवारो मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं 5 साल तक तुम्हारे लिए कार्टेल में काम करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नवारो जाता है वापस एयरपोर्ट में मैक्सिको जाने के लिए, लेकिन उसे डबल क्रॉस किया जाता है। वहाँ पुलिस आ जाती है और नवारो को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों उसे FBI वाले डबल क्रॉस करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ एजेंट माया मिलर डबल क्रॉस करती है, बाकी के FBI के लोग उसे डबल क्रॉस नहीं करते। और वहाँ दूसरी से हम देखते हैं कि हावी जब कॉल करता है उस फार्मा कंपनी के ओनर को, तो पता चलता है कि वो मार्टी के जरिए वो अपने ड्रग्स लेती थी। फिर बाद में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने लॉयर के जरिए मार्टी को कॉल करता है और उसे बुलाता है मिलने के लिए। फिर बाद में वो मार्टी को मारता है, कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ड्रग्स का काम करते हो और साथ में तुमने मेरे अंकल को भी FBI के हवाले कर दिया है। तो मार्टी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर बाद में हावी उसके ऊपर गन लेकर खड़ा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तो मार्टी कहता है कि सुनो तुम्हारे अभी अंकल का कॉल आएगा, वो क्या कह रहे हैं तुम उनकी बात सुनो। तो वहाँ दूसरी तरफ वेंडी उसके अंकल यानी नवारो के जरिए उसको कॉल करवाती है। नवारो कहता है कि मार्टी जैसा कह रहा है उसकी बात मान लो और तुम FBI के साथ मिलकर हमारे कार्टेल को आगे बढ़ाओ। तो फिर अपने अंकल की बात मान लेता है हावी और वो उसे मार्टी को छोड़ देता है। और नेक्स्ट डे हावी, मार्टी और FBI के बीच में फिर से मीटिंग होती है, जहां हावी मान जाता है FBI की सारी बातें और कहता है कि ठीक है आज से कार्टेल तुम्हारे लिए काम करेगा और मैं तुम्हारी हर एक डील छोटी बड़ी सब बताऊंगा। FBI के साथ डील खत्म होने के बाद हावी जाता है डार्लिन के घर, क्योंकि डार्लिन उसे ड्रग्स वाले केस में उसे धोखा देती है और वो चोरी छुपे अपने ड्रग्स बेचती थी। तो हावी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हावी गुस्से में गन निकाल कर डार्लिन पे ऊपर गोली चला देता है और उसे मार देता है। डार्लिन के साथ साथ वो वाइट को भी मार देता है जो रूथ का कजिन होता है। बाद में जब रूथ वहाँ पर आती है, देखती है कि उसका कजिन वाइट मर चुका है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में जाती है मार्टी के पास और पूछती है कि कौन है, किसने मारा है। तो मार्टी बताता है कि हावी ने उसे मारा है।
तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी शॉटगन उठाती है और कहती है कि मैं जाऊंगी और उस हावी के बच्चे को मार डालूंगी। तो दोस्तों रूथ निकल जाती है अपनी गाड़ी लेके हावी को मारने के लिए, और ये सीज़न का ये पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ओज़ार्क सीज़न 4 पार्ट 1? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।